कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन से सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं प्लस भारती और आप लोग देख रहे हैं विलो एजुकेशन। यार आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं अपने इस बेहतरीन सी क्लास में। देखो, सबसे पहले हम बता दें कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, आज हम लोग बेसिकली सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं। सोशल साइंस की जो आप लोग ने डिमांड्स की थी, जैसे कि पिछले जो क्लासेस हुई थी वो मैथ्स की हुई थी। तो पिछले जो क्लासेस हुई थी मैथ्स की हुई थी, तो उसमें आप लोगों ने डिमांड की थी कि हम लोग को एसएसटी की ज़्यादा ज़रूरत, ठीक है। तो फिर मैंने एक पोल भी आपको करवाया था और उसमें आप लोग को पूछा गया था कि सर आप लोग को एसएसटी चाहिए या फिर कुछ और। तो आप लोग ने एसएसटी कमेंट किया, इसलिए सर आज हम लोग एसएसटी, आज से ही हम लोग एसएसटी की ही तैयारी करेंगे आप लोग को इतने डिमांड्स के कारण, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास को। और अम, ये जो सेशन है सर हमारी जो हिस्ट्री की है, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 अवर नेशनलिज्म इन यूरोप एंड चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में हम लोग ने देखा था कि जो सर कैसे रशियन रिवॉल्यूशन होता है और कैसे वो धीरे-धीरे और यूरोप में फैलते जाता है, ठीक है। फिर रसिया के बाद आ जाता है सर हमारा इंडो चाइना, और इंडो चाइना के बाद पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म जो है इंडिया में वो कैसे होता है, ठीक है। इंडो चाइना से ही संबंध हम लोग डायरेक्ट इंडिया में पहुंचेंगे और उसके बाद सर इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रेस, कल्चर और ये सारी चीजें हिस्ट्री में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी हिस्ट्री, ठीक है। कितनी आज तक हम लोग ने की और ये सारी चीजें, ठीक है। तो हाउ टू गेट नोट्स, नोट्स आप लोगों को कैसे लेने ये आप सभी को पता है बेसिकली। तो नोट्स आप लोग को ले लेने हैं ऐप पे जाके, ठीक है। कैसे? ऐप पे जाके, ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं अभी भी। और जो भी नहीं किए हैं डाउनलोड ऐप को, अभी वीडियो को पॉज करो और डाउनलोड करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा सब कुछ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप लोग को जो फास्ट ट्रैक बैच है ना, कौन सा बैच, फास्ट ट्रैक बैच, उसमें आप लोग को चले जाना है, ठीक है। फास्ट ट्रैक बैच में ही मिल जाएगी आप लोग को वन शॉट वाली जो सीरीज है, वो हमारी फास्ट ट्रैक बैच में आती है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी यहाँ पर तक तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। वहाँ पर डाउट प्रोग्राम भी बना दिया गया है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउट प्रोग्राम जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हमसे चैट कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग करके कुछ क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हैं। किसके सर? वीडियो कॉलिंग के सहायता से, वीडियो कॉलिंग की सहायता से, ठीक है। चलिए, आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए यार आगे चलते हैं और अपनी इस सेशन को और भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, और इस जर्नी में सर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करते हैं। जो भी बच्चे लोग नहीं जुट पाए हैं जुट जाएं अभी भी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझेंगे कि नेशनलिज्म आखिर होता है क्या है, मीनिंग क्या है सर नेशनलिज्म का। ये हम लोग ने मीनिंग जो है नेशनलिज्म का, ये हमने कब की थी, नेशनलिज्म इन यूरोप में भी किया था और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि नेशनलिज्म ही सबसे बड़ा चीज है। जो एक चीज है ना, ये फीलिंग है ना, जो यूनिटी के करियर पर आ जाती है, यानी कि ये यूनिटी बनाती है। नेशनलिज्म क्या करती है, एक फीलिंग है, ऐसा फीलिंग है जो पूरे जो है ना संगठन है वो यूनिटी बन जाती है, ठीक है। एमंग द पीपुल लिविंग इन पार्टिकुलर जोग्राफिकल, कल्चरल और सोशल एनवायरनमेंट, है ना। सोशल एनवायरनमेंट में है, जोग्राफिकल है, कल्चरल है, ये सारी जो पीपुल्स होते हैं उसको एक यूनिटी बना देते हैं, और यही जो नेशनलिज्म कहलाती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स वंस नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। अपने ही नेशन पर जो फीलिंग आती है लव का, प्यार का, है ना। मान लो इंडिया से आप इंडिया में हैं, आई होप आप सभी इंडिया से ही देख रहे होंगे, है ना। इंडिया भी, वो भी बिहार, बिहार इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो इंडिया में जो भी हैं आप लोग, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप लव करते हैं इंडिया से, तो आप बोलोगे यस सर लव करते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आपका नेशनलिज्म है इंडिया के प्रति, ठीक है। बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे सर। हमारा जो इंडो चाइना है वो क्या होता है और ये सारी चीजें समझेंगे। और नेशनलिज्म जो है सॉरी इंडो चाइना में वो कैसे धीरे धीरे आता है और ये कैसे एक बड़ा ही रूप ले लेता है, ये सारी चीजें
समझेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि आखिर ये जो है हमारा इंडो चाइना वो होता है क्या? है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स में को यही कंफ्यूजन होता है कि इंडो चाइना का मतलब होता है, ठीक है, इंडो चाइना का मतलब होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये समझ लिया है कि इंडो चाइना का मतलब होता है कि सर इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडो और चाइना का मतलब सब बहुत ही अलग होता है सर। इंडो चाइना पहले एक मतलब देश हुआ करता था जो चाइना और इंडिया के बीच में पड़ता है, जो चाइना और इंडिया के बीच में पड़ता था। ठीक है, अब उसे हम लोग वियतनाम कह के बुलाते हैं। ठीक है, तो पेनिनसुलर रीजन स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में रहता है। मैं उसका अगर पिक्चर लाऊंगा तो पिक्चर दिखा दूंगा, 1 मिनट रुको, पिक्चर को भी दिखा देता हूँ मैं। हाँ क्या, ये देखो, थोड़ी ब्लर इमेज आ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये है आपका थाईलैंड, ठीक है, ये है थाईलैंड। ठीक, इसको नहीं देखना, इसको मैं सिर्फ बता दिया आपको कि थाईलैंड। ठीक है, जो देखना है वो मैं रेड मार्क से कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। ठीक है, ये देखो ये है लाओस हमारा, ये हनोई, ये सारा चीजें वियतनाम के पास में आता है। यानी कि दैट मीन्स ये जो चीज है ये वियतनाम है। क्या है ये? वियतनाम, कंबोडिया, ये सारा चीज एक देश मतलब इंडो चाइना के अंदर आता था, आता था इंडो चाइना के अंदर। ठीक है, आई होप आपको बात यहाँ पर समझ में आई होगी। तो ये थी हमारी इंडो चाइना। ठीक है, बात क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ थे? 1 मिनट। हाँ, यहाँ तक ठीक है। हाँ, उसका हुज एरिया इज 2.80 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जो रीजन है सर, प्रेजेंट डे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई, वो प्रेजेंट डे का था पिक्चर। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा उसका, हाँ पिछले वाला। ठीक है, Tonkin and Annam of Vietnam remained under Chinese occupation for many centuries, and on the other hand, Laos Cambodia was influenced by Indian culture. तो कुछ टोंकिन एंड अन्नम जो है वियतनाम के, वो कुछ सिटीज हैं जो चाइनीज ऑक्यूपेशंस के आते हैं, चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं फॉर मेनी सेंचुरीज, सच दैट नॉट अ 1 ईयर और 2 ईयर, फॉर मेनी सेंचुरीज, यानी कि, है ना, सेंचुरीज की बात हो रही है सर, है ना। ऑन द अदर हैंड लाओस कंबोडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर, और ये जो चीजें हैं सर, ये लाओस और कंबोडिया के इन्फ्लुएंस्ड कैसे हुई सर? इंडियन कल्चर की है। ठीक है, देखो, टोंकिन और अन्नम जो है वियतनाम का, वो चाइनीज के अंदर आता है, और जहां पर लाओस और कंबोडिया जो है इंडियन कल्चर के आता है। ठीक है, और यहीं पर नहीं है सर, क्योंकि कंबोडिया में आप लोग ने देखा होगा कि कंबोडिया में, न्यूज़ सुना होगा कि कंबोडिया में गणेश भगवान की पूजा होती है शायद, हाँ। गणेश भगवान, कंबोडियन जो रुपीस होती है उस पे गणेश भगवान का, है ना, गणेश भगवान का वहां पर नोट रहता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि गांधी जी का रहता है तो उसमें गणेश भगवान का नोट रहता है। ठीक है, तो वो कहाँ से आई है सर? इंडियन कल्चर से ही आई है। ठीक है, कंबोज वाज द मेन सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर इज द 4th सेंचुरी। कंबोज कौन था सर? कंबोज एक जगह का नाम है, वो भी वियतनाम के ही अंदर आता है। ठीक है, और ये एक मेन सेंटर था सर इंडियन कल्चर का 4th सेंचुरी में। ठीक है, फिर धीरे धीरे अंकोर वाट में जब हमारा किंग सूर्यवर्मन द्वितीय आए थे, यानी कि किंग सूर्यवर्मा टू, वो टेम्पल बनवाए थे अंकोर वाट। ठीक है, मतलब 12वीं सेंचुरी में। बट कम्बूज हैड कोलैप्स्ड इन 16th सेंचुरी। उसके बाद कम्बूज में क्या होता है सर? 16th सेंचुरी के बाद वो ठप पड़ जाता है और वो बंद हो जाता है। ठीक है, in this way, due to the cultural influence of China on some countries and Hindustan on some countries, it was known as Indochina। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं पर जो कुछ कुछ इस कल्चरल इन्फ्लुएंस है सर, चाइना से भी कुछ इन्फ्लुएंस आई है और कुछ इंडिया से आई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडो चाइना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इंडो चाइना क्या होता है और इंडो चाइना क्या क्या चीजें। ठीक है, अच्छा ये सेम चीजें लगता है रिटर्न हो गई है, कोई बात नहीं, इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, अच्छा आइए अब आगे चलते हैं और अपनी बात करते हैं। अब बात करेंगे सर अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज एंड फ्रेंच डोमिनेंस। ठीक है, ट्रेडिंग कंपनीज का क्या मतलब है सर? अब धीरे धीरे क्या होता है ना, इंडो चाइना में भी कुछ कुछ
लोग आने लगते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में आए थे उसी तरह लोग आने लगते हैं। सबसे पहले क्या आया था, 1510 में द पोर्टुगीज मर्चेंट्स स्टार्टेड ट्रेड विद द इंडो चाइना कंट्रीज बाय मेकिंग अ मलाक्का अ ट्रेडिंग सेंटर। फिर वो अपना एक क्या करते हैं, सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं, आप सभी को पता है कि वो ही सबसे पहले जाते थे, क्योंकि सर पोर्टुगीज ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते थे। ठीक है, वो ज्यादा नया नया जगह ढूंढने की कोशिश करते थे कि वहां पर चले जाएंगे तो वहां पर हमें कम दाम में देना पड़ेगा, ऐसा कुछ वो ढूंढने की प्रयास करते थे, बस वही बात है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इंडो चाइना के कंट्रीज में मलाका एक ट्रेडिंग सेंटर को खोल दिया। मलाका जगह का नाम है। इन 1498 वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट टू कनेक्ट विथ इंडिया, देन द पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट ट्रेडर्स। ठीक है, क्यों क्यों हुए पोर्टुगीज फर्स्ट ईयर, इसलिए इसलिए क्योंकि वास्को डी गामा भी एक पोर्टुगीज थे, और वास्को डी गामा क्या किए थे, एक सी रूट ढूंढे थे इंडिया से कनेक्ट होने का। ठीक है, और इंडिया से जब कनेक्ट हो जाएंगे तो इंडो चाइना, चाइना और भी धीरे धीरे धीरे, जैसे कि श्रीलंका हो गया, तब श्रीलंका भी हुआ करता था, है ना। हाँ, Portugal was followed by Spain, Dutch, England, and the French. By the beginning of 20th century, the whole of Indochina are under the control of France. The French who settled in Indochina were colons. ठीक है, पोर्टुगल के बाद सर फॉलोड हुए, स्पेन आया, डच आया, इंग्लैंड आया, फ्रेंच भी आया। ठीक है, और 20वीं शताब्दी तक जो है सर इंडो चाइना पूरी तरीके से फ्रेंच का गुलाम हो चुका था। ठीक है, और फ्रेंच जो है सर वो क्लोन्स कहलाने लगा इंडो चाइना का। ठीक है, क्या कहलाने लगा, इंडो चाइना जो थी हमारी, वो क्या कहलाने लगी, क्लोनीज, क्लोन्स जो बोलो। ठीक है, क्लोन्स यानी कि वो मतलब कौन थे उसके गुलाम। ठीक है, आइए, द पर्पस ऑफ मेकिंग इंडो चाइना इट्स कॉलोनी बाय फ्रांस वाज टू फेस द बिजनेस कंपटीशन ऑफ डच एंड ब्रिटिश कंपनीज। अब इंडो चाइना का कॉलोनी में बनने, फ्रांस का जो बनने का था, तो फ्रांस ने फेस कर रहे थे बिजनेस कंपटीशन, किसके साथ साथ, डच और ब्रिटिश कंपनी के साथ साथ। द रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज हुआ करता था, वे सप्लाइड फ्रॉम द कॉलोनीज, एंड मार्केट वाज आल्सो अवेलेबल फॉर द मैन्युफैक्चरल गुड्स, है ना। जो रॉ मटेरियल्स हैं होते हैं, ठीक है, आइए एक मिनट बात कर लेते हैं हम। एक मिनट आइए। तो हम जो बात करेंगे उसकी बात करेंगे किसकी, यहाँ पर जो कॉलोनीज का मतलब होता है वो इंडो चाइना का मतलब है, इंडो चाइना में जो पीपल होते हैं उनका मतलब है। ठीक है, द रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो जो सप्लाइड होते हैं कॉलोनीज के द्वारा, वो मार्केट में भी होते थे और अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स, और सारे गुड्स को भी लेकर होते थे। ठीक है, इट वाज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडवांस्ड यूरोपियन स्टेट्स टू सिविलाइज द बैकवर्ड सोसाइटीज। ठीक है, और ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी था सर एडवांस्ड यूरोपियन स्टेट्स के पास, वो एक सिविलाइज द बैकवर्ड सोसाइटीज। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है मैं समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आप जैसे बना रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, वो अपने पर प्रोक्लेम कर रहे हो और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो सर यूरोपियन को। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा था। वन वे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था, कि वन वे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, वाज अ काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब देयर द वर्कर्स के पास कोई राइट्स नहीं होगा, while द ओनर हैड अनलिमिटेड राइट्स। ठीक है, तो इसे वन वे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कहते थे। किसके पास, लेबर जो है बॉन्डेड होते थे, यानी कि लेबर के पास कोई राइट्स नहीं होती थी, यानी कि वर्कर के पास अगर वो चाहें कि अभी छुट्टी ले ले तो ऐसा नहीं, वो उनका मालिक जब कहेगा तभी वो छुट्टी लेंगे। ठीक है, द फ्रेंच हु सेटल्ड इन इंडो चाइना वेयर कॉल्ड कॉलोन्स, ये अभी मैंने बता दिया था। आइए अब बात करते हैं कि सर नेशनलिज्म इंडो चाइना में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सर हमारा जो फ्रेंच है वो बहुत ही दबा के रख रहा था इंडो चाइना में। ठीक है, people of Indochina fought fiercely against the French and their supremacy. It was from here that the feeling of nationalism in Indochina began to grow stronger. अब धीरे धीरे सर इंडो चाइना में स्ट्रोंगर हो रही थी नेशनलिज्म। ठीक है, धीरे धीरे, तो सबसे पहले हमारे यहाँ फान वॉई चौ, जो जिसकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, फान वॉई चौ आए, है ना, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड दुईटानोई। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, डुइटान हुई। ठीक है, तो 1903 में इन्होंने क्या किया, एक डुइटॉन हुई का नामक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को खोला, जिसके लीडर हुआंग देन थे। कौन थे,
हुआंग देन, ठीक है। फन वही चौ कौन थे सर? हेल्प टू डेवलप नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस बाय राइटिंग हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। उसके बाद क्या किए उन्होंने? हिस्ट्री लिखना शुरू किया, है ना, लॉस ऑफ वियतनाम की, और सारी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी। आई होप आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर? 1971 में जब वियतनामी स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग हो ची मिन भी बोलते हैं, वो एक स्टूडेंट्स थे वियतनामीज जो एक ग्रुप बनाते हैं 1952 में, जो है ना, ग्रुप बनाते हैं। कौन सा ग्रुप सर? वियतनामीज रिवॉल्यूशनरी पार्टी। और 1930 में यूनिटी स्कैटर्ड नेशनलिस्ट ग्रुप्स भी बन जाता है। बहुत सारा ग्रुप्स यहाँ बनता है। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश, अनामी दल वाज एस्टैब्लिश। अनामी दल का मतलब वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को ही बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है सर हो ची मिन रोड। ठीक है, देखो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि हमने समझा कि जो नेशनलिज्म था वो हो ची मिन के पास अब आ गया था। हो ची मिन भी बड़े हो गए थे और वो भी अपना नेशनलिस्ट ग्रुप्स को बढ़ाने लगे थे। ठीक है। अब हो ची मिन रूट एक नाम जानने लगा कि दिस रूट ran from Hanoi to southern Vietnam, passing through the border of Laos, Cambodia, which was connected by hundreds of unpaved roads. Unpaved roads का क्या मतलब है? बहुत सारे कच्चे रोड्स का कनेक्टेड, हंड्रेड ऑफ कच्चा रोड्स, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड वार 2 और वियतनामीज इंडिपेंडेंस की कहानी। ठीक है। अब यहाँ तक तो हम समझ गए कि हमारी जो हो ची मिन आए और फान वही चाओ आए, वो नेशनलिज्म को लाने में मदद की। अब ये समझेंगे कि सर वर्ल्ड वार 2 जो थी और वियतनामीज इंडिपेंडेंस क्या थी सर। ठीक है। इन जून 1940 फ्रांस वाज डिफीटेड बाय जर्मनी एंड जर्मन ब्लैक बैक्ड पावर वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। उसके बाद क्या हुआ सर? फ्रांस बहुत बुरी तरीके से हार गया था 1940 में, डिफीटेड बाय जर्मनी के द्वारा। और उसके बाद जर्मन बैक्ड पावर वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस। उसके बाद फ्रांस में भी उन जर्मन आ गए। और क्या, फ्रांस में भी जर्मन आ गए, और तो और सर इंडो चाइना में भी जर्मन ही आ गए थे। उसके बाद क्या होता है? जापान स्टैब्लिश द पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द होल ऑफ इंडो चाइना। उसके बाद जापान भी आ जाता है धीरे धीरे, अंडर द लीडरशिप ऑफ हो ची मिन। एक्टिविटीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री established Vietnam, ठीक है, and adopted the policy of guerrilla war by involving all the oppressed farmers, intellectuals, terrorist business। यहाँ पर धीरे-धीरे उसके बाद क्या होता है? हो ची मिन फिर से वापस आते हैं और अपनी कंट्री की तरफ देखते हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से जो कंट्री होती है वो पूरी तरीके तबाह होती है। तो वो पॉलिसी ऑफ गुरिल्ला वार रखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना? कोई भी लोग उसको जॉइन कर सकते थे, ऐसा, ठीक है? इन 1944 France came out of German occupation, and after the nuclear attack on Japan, जापान सरेंडेड। फिर फ्रांस फिर आता है जर्मन ऑक्यूपेशन को लेकर। और जब जर्मन ऑक्यूपेशन को लेकर आता है, सॉरी, जर्मन ऑक्यूपेशन को डिफीट करने का आइडिया लेकर आता है और उसने जापान के ऊपर हमला कर देता है, तो जापान क्या होता है? सरेंडेड कर देता है, बेटा तुम ही संभाल, अब मैं निकला। ठीक है। In this situation, Japanese forces started coming out of Vietnam, and France did not have enough power to re-establish itself in Indochina। उसके बाद फ्रांस के पास ये पावर नहीं होती है कि वो खुद से फिर से इंडो चाइना में रीस्टैब्लिश करे। इसलिए क्या करती है वो? नेशनलिस्ट ऑफ वियतनाम डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम ऑन 2 सितंबर 1945, establishing the democratic republic under the leadership of Vietnam, Ho Chi Minh was made the head of this government। उसके बाद सर गवर्नमेंट बनती है वियतमिन का नामक, जिसके लीडर हो ची मिन होते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। वर्ल्ड वार 2 तक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सर फ्रेंच पॉलिसी टुवार्ड्स इंडो चाइना। फ्रेंच पॉलिसी टुवार्ड्स इंडो चाइना। फ्रेंच का कुछ कुछ पॉलिसी होता है इंडो चाइना की तरफ, वो भी समझेंगे थोड़ा सा जल्द। France wanted to save its sunken empire in Indochina, so he planned a new colonial system। उसने उसने क्या सोचा कि अब फिर से तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे फ्रांस, ठीक है, तो उन्होंने इंडो चाइना को संकन एम्पायर की तरफ देखा और एक न्यू कॉलोनियल सिस्टम की
तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। फ्रांस अनाउंस दैट द वास्ट एम्पायर ऑफ फ्रांस वुड बी मेड इनटू अ यूनियन consisting of the dependent colonies, ठीक है। As the Japanese forces withdrew, as the French army reached Saigon, Vietnamese guerrillas fought fiercely and the French army remained trapped in Saigon. ओके, बात क्लियर है। चलिए, अब आगे चलते हैं, ये सारी चीजें को पढ़ेंगे एक बार बढ़िया से, ठीक है। फ्रांस एस्टैब्लिश अ सेपरेट गवर्नमेंट इन कोचीन चाइना, ठीक है। कोचीन चाइना में फिर एक सेपरेट गवर्नमेंट को बनाता है फ्रांस। ब्रेकिंग द हानोई एग्रीमेंट, हानोई एग्रीमेंट को ब्रेक करके फ्रांस गॉट द सपोर्ट ऑफ सम वियतनामीज reactionary forces with whose cooperation the newly formed government and states started functioning, ठीक है। started functioning, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए, till now how Ho Chi Minh's strength was not so much that he could directly compete with the French army, so the guerrilla war started again। फिर से हो ची मिन के पास उतनी शक्ति नहीं होती है अभी तक कि वो फ्रेंच से पूरी तरीके से लड़ सके, इसलिए गुरिल्ला वार फिर से वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इन द सुकेस द गुरिल्ला सोल्जर्स मेड अ fierce अटैक ऑन डीन फिन फू, फ्रांस वाज badly defeated in this war। तब भी सर देख रहे हो इंडो चाइना का इतना ताकत था हो ची मिन के पास, ये फ्रांस को बहुत पूरी तरीके से हरा देता है, ठीक है। अबाउट 16,000 सोल्जर्स ऑफ फ्रांस हैड टू सरेंडर। इन दिस वे डियन वेन फू वाज ऑक्यूपाइड बाय द कम्युनिस्ट, ओके। आइए, और उसके बाद क्या कहते हैं, अमेरिकन इंटरवेंशन के बारे में समझेंगे। अमेरिकन इंटरवेंशन मतलब सर कि अमेरिका का भी कुछ कुछ योगदान होता है इसमें, ठीक है। अमेरिका विच वाज सपोर्टिंग फ्रांस टिल नाउ अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन इन इंडो चाइना, इट वाज आल्सो अनाउंस्ड अगेंस्ट द कम्युनिस्ट। उसके बाद अमेरिका क्या बोलती है कि फ्रांस के साथ अभी तक तो हैं हम, लेकिन वो हम एक अडॉप्ट करेंगे एक पॉलिसी जिसको हम बोलेंगे इंटरवेंशन इन इंडो चाइना। ये अनाउंस करते हैं कि अगेंस्ट कम्युनिस्ट की तरफ से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। डायलॉग वाज कॉल्ड ऑन द इंडो चाइना प्रॉब्लम विच इज नोन एज द जेनेवा अकॉर्ड। कि जेनेवा अकॉर्ड आती है, जहाँ पर जेनेवा अकॉर्ड क्या करती है, अमेरिका हिलाता है उसको। वो क्या करती है, डिवाइड द होल ऑफ वियतनाम इनटू टू पार्ट, साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम, ठीक है। एक और एरियाज नॉर्थ ऑफ हनोई रिवर टू नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ ऑफ साउथ वियतनाम टू द यूएस बैक्ड गवर्नमेंट, ओके। तो हनोई रिवर के पास जो भी नॉर्थ में है वो नॉर्थ वियतनाम हो जाएगी, और साउथ का जो है साउथ वियतनाम में चला जाएगा, ठीक है। एंड लाओस एंड कंबोडिया वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज वेयर एज लेजिटिमेटेड मोनार्कीज अंडर द जेनेवा अकॉर्ड्स, ओके। क्लियर बात यहाँ तक? आई होप आपको बातें क्लियर होगी। आइए अब आगे चलते हैं और सिविल वार समझते हैं लाओस में, कि अब जब लाओस और कंबोडिया पर कुछ कुछ है ना अमेरिका आ गया था, तब सिविल वार कैसे चला था, ठीक है। लाओस एंड कंबोडिया गेंड फुल इंडिपेंडेंस अंडर द जेनेवा अकॉर्ड्स, कि लाओस और कंबोडिया फुल इंडिपेंडेंस में थी, तो अब लाओस ने क्या सोचा कि सिविल वार रखा जाए, थ्री ब्रदर्स इन लाओस, ठीक है। इन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूएस एंड रसिया अंडर ड्यूरिंग द सिविल वार थ्रेटेंड वार एंड पीस वर्ल्ड पीस, इंडिया प्रपोज्ड रिवाइविंग द इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन टू एड्रेस द सिचुएशन। आई होप आपको बात यहाँ तक क्लियर होगी, सारा चीजें कि कैसे सिविल वार हो रही थी लाओस में, लाओस में धीरे धीरे कैसे कैसे सारी चीजें होनी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। आई होप आपको बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब बात करेंगे सर कंबोडियन क्राइसिस की, किसकी बात करेंगे, कंबोडियन क्राइसिस। देखो सिविल वार हुआ लाओस में, ठीक है। अब बात करेंगे कंबोडियन क्राइसिस। कंबोडियन क्राइसिस में सर नितम सिंघानुक थे, वो बहुत ही अच्छे थे, और वो कंबोडियन में सर सॉरी प्रिंस नरोत्तम सिंघानुक इसको बोलते हैं, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे थे रूलर, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाए थे, ठीक है। और कंबोडिया में सर हर तरीके से अच्छे तरीके का काम कर रहे थे। 1919 तक बहुत ही अच्छा चला, ये देखो कंबोडिया यहाँ पर, ठीक है। और 1965 में क्या हुआ, कंबोडिया बॉर्डर विलेजेस में वियतनाम जो सिंगानुक था वो एक अमेरिका के साथ मिलके आग लगा देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सिंगानुक फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन बीजिंग
opposing General Knowles government and lost the war with North Vietnamese and Viet Congress assistance. Okay, वियतनाम जब अमेरिका के साथ मिलके कुछ कुछ काम कर देता है कंबोडिया पर, तब कंबोडिया गुस्सा हो जाता है और कंबोडिया फिर से सर अपना वार लेने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सर कंबोडियन क्राइसिस हो जाती है और जहाँ पर प्रेसिडेंट निक्सोन का जन्म होता है और वहाँ पर साउथ वियतनाम से जो है वो रिमेंड एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ही बना रहता है। उसके बाद क्या होता है सर, है ना, सिविल वॉर बिटवीन सिंघानोस फोर्सेस एंड लॉ नॉर्स गवर्नमेंट प्रेसिडेंट अंटिल सिंघानुक आर्मी ट्रम्प्ट इन अप्रैल 1975। 1975 में सर बहुत ही पूरा तरीके से सिविल वार होता है, एकदम सब तत्तर बत्तर हो जाता है और नरोत्तम सिंघानुक बिकेम प्रेसिडेंट अगेन but retired from politics in 1978, leading to Cambodia's rename to कंपूचिया। उसके बाद कंबोडिया के नाम को पलट के कंपूचिया कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है सर वियतनाम की बारी। अब वियतनाम की यूनिफिकेशन होती है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वियतनाम्स इंडिपेंडेंस द रूलर ऑफ अन्नम वाज बदोई। जब वियतनाम के इंडिपेंडेंस हो रहा था तो अन्नम के जो रूलर थे वो बदोई थे। ठीक है, और हनोई एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम, अंडर विच फ्रांस जो है सर रिकॉग्नाइज करेगी वियतनाम को एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी एज रिपब्लिक। लेकिन 1950 में सर इंडो चाइना अगेन बिकम कॉम्प्लिकेटेड, जिसके कारण से सर इंडो चाइना को एक बार फिर से गुरिल्ला सोल्जर्स को लाया जाता है और फिर से वहां पर गुरिल्ला वार होता है। ठीक है, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है सर 1954 में जनेवा को डिस्कस करने, इंडो चाइना प्रॉब्लम को डिस्कस करने, जिसको जनेवा अकॉर्ड बोलते हैं। और ये जो एग्रीमेंट होता है ये सर रसिया और अमेरिका के बीच में होता है, जहाँ पर होल ऑफ वियतनाम वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अच्छा, ये हम पढ़ लिए। ठीक है, जहाँ पर हम लोग ये चीजें जान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सर हुआ हुआ मूवमेंट होता है, जो एक ऐसा मूवमेंट होता है जो रिवॉल्यूशनरी रिलीजियस होता है। ठीक है, जो 1939 एडी में होता है। द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट वाज हुइन फूसू। द फॉलोअर्स ऑफ द मूवमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट्स। इस रिवॉल्यूशन के बाद सन 1964 में कंबोडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट कर लेता है। नरोत्तम सिकानु बिकम द रूलर देयर हु हैड टू फ्लाइट कंटिन्यूअसली विथ अमेरिका। ठीक है, और जहां से सर कंबोडिया की कहानी हम लोग ने पढ़ी थी, अब वहां से उसके बाद की कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, जेनेवा अकॉर्ड्स, नॉर्थ वियतनाम हैड अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड साउथ वियतनाम हैड अ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। नॉर्थ वियतनाम किस को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कह दिया गया और साउथ वियतनाम को कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट कह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सर क्या होता है, नपाम और ऑरेंज एजेंट फास्फोरस बॉम्ब्स का यूज होता है। अमेरिका यूज करता है केमिकल वेपन्स। ठीक है, नपाम क्या होता है सर, नपाम होता है एक केमिकल कंपाउंड है ऑर्गेनिक, जो है ना गैसोलीन के साथ फायर बॉम्ब्स बन जाता है। ठीक है, और एजेंट ऑरेंज क्या है सर, ट्रीज को काटने का काम करता है। ठीक है, आइए बात करते हैं, ये देख लो, ये हो रहा है हमारा नापाम, क्या है, नापाम ऑरेंज। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, नपाम और एजेंट ऑरेंज यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो लो, यहाँ पर नॉर्थ वियतनाम ये है, नॉर्थ वियतनाम ये हो गई सर और साउथ वियतनाम ये हो गई। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, एक इंसिडेंट होती है माइली विलेज इंसिडेंट। इसमें क्या होता है ना, देखो अब पूरी पढ़ लिया हमने कहानी कि वियतनाम कैसे उसमें नेशनलिज्म हुआ सर, वियतनाम का इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, कंबोडियन क्राइसिस क्या था, लाओस में क्या था, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द माइली, उसके बाद एक साउथ वियतनाम में एक विलेज होता है, जहाँ पर अमेरिकन आर्मी क्या होते हैं, कुछ कुछ होल विलेज से सराउंडेड होते हैं। तो वो उन्होंने उस मैन को किल किल कर देता है और एंड चिल्ड्रन हॉस्टेज एंड गैंग रेप्ड हो जाते them for several days and then came killed them to the set the village on fire. A put and old man buried among the dead bodies was saved alive who exposed the incident. और इस इंसिडेंट में एक ही आदमी बचता है, ओल्ड वुमेन, जो नीचे दब जाता है और वही इंसिडेंट को बताता है। ठीक है, साउथ वियतनाम में अमेरिका ने एक गलत काम किया था, एक ही चीज था, गलत काम किया था। ठीक है, उसके बाद सर प्रेसिडेंट निक्सॉन 5 पॉइंट प्लान का वियतनाम में अनाउंस करते हैं। ये 5 पॉइंट हैं। कौन कौन है सर, ऑल द आर्मीज ऑफ इंडो चाइना
should stop fighting and stay on the ground. International observers with observe see the ceasefire. Okay, during this time, with no country and will try to increase its power. All types of fighting will stop during the ceasefire. The ultimate goal of ceasefire will be end of the conflict in the whole of Indo-China. ठीक है, यहाँ पर फाइनली 27 सॉरी फाइनली ऑन 27 फरवरी 1973 में एक एग्रीमेंट होता है वियतनाम वार और पेरिस के बीच में, जहां पर वो 60 दिन के लिए क्या बोलते हैं अमेरिकन आर्मी को लेते हैं और नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को कंसल्ट करवाते हैं एक रीयूनिफाई करवाने के लिए। उसके बाद ऑनगोइंग वार में अमेरिका कम टू एन एंड एंड नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम वेर यूनिफाइड इन अप्रैल 1975 एडी। ठीक है, ये थी हमारी फाइनल कंक्लूजन और इस फाइनल कंक्लूजन के साथ हम लोग करते हैं आज की क्लास को एंड। ठीक है, बहुत ही मजा आया होगा। आई होप आप लोग को इसमें और अच्छे-अच्छे चीज़ों को समझने की मौका मिली होगी। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं क्लास को, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो हनोई एग्रीमेंट हम लोगों ने पढ़ी, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको दिखा दूँगा, बाद में जब क्वेश्चन आंसर की करवाई करवाएँगे तब, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है? तो आज हम लोग ने पूरी तरीके से ही नेशनलिज्म इन इंडो चाइना को कंप्लीट किया है। ये देखो इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, इससे सिर्फ यही आएगा कि होहा हो मूवमेंट क्या था, फिर हो ची मिन कौन था, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना इसको कंप्लीट किया हमने। और सर और और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे एसएसटी में। ठीक है, देखो नेशनलिज्म इन मूवमेंट ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था। सॉरी, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, इसमें हम लोग ने समझा कि वियतनाम। अब बोलोगे कि सर इसको इंडिया से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद सर हिस्ट्री या हिस्ट्री के बाद सर सिविक्स की सॉरी ज्योग्राफी की एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ज्योग्राफी की एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से समझेंगे और अच्छे तरीके से समझते ही जाएँगे, ठीक है? फिर मिलते हैं आपको। अच्छा, एक चीज़ और बताना था सर कि आपसे एक चीज़ और बताना था आपको कि यहाँ पर आप लोग अगर आइएगा तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो डाउनलोड करने के बाद सर आप लोग को उसमें स्टडी नोट्स में मिलता है स्टडी नोट्स, ठीक है? शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है? कौन-कौन सा शॉर्ट नोट्स हो गए, फिर आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। ऐप पे रही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल करा दी गई। और बिहार बोर्ड बुक्स इंग्लिश मीडियम में ऑल्सो, बिहार बोर्ड बुक्स इंग्लिश मीडियम में, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये सारी चीजें मेरे ऐप पर अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। और अभी सर मॉडल पेपर जैसे आएगी तो ये भी ऐप पर अपलोड होगी, ठीक है? मॉडल पेपर जब भी आएगी तो मॉडल पेपर्स भी ऐप पर अपलोड करवा दी जाएगी, ठीक है? आई होप आपको सारी बातें क्लियर होगी, ठीक है? तो प्लीज यार ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब मैं